हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस से अड्डा 24/7। दिस है आरती और आज का हमारा ये सेशन कुछ हटके है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एएफएम में जो ऐसे नंबर्स है, कुछ ऐसे डेट्स हैं, कुछ ऐसे लिमिट्स हैं जो हमें याद नहीं हो पाती है, तो वो आपको यहाँ वहाँ बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे सेशंस आपको, वो सारी लिमिट्स आज ये सेशन पे एक ही स्पॉट पे मिलने वाली है। तो बिफोर एंटरिंग इन योर एग्जाम हॉल आप क्या कर सकते हैं, ये सेशन को देख के जरूर जाइएगा, ताकि जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हमसे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कहीं पे 20 बोला है तो कहीं 25 बोला है, जिसमें हम कंफ्यूजन पे रहने लग जाते हैं, तो आपको ये सेशन के बाद वो कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं अपना ये सेशन। जैसे कि आपको पता है, एग्जाम के लिए स्पेशली इसी सेशन से आप लोगों के लिए एक बार वर्चुअल लाइब्रेरी लॉन्च हो चुकी है, जहां पे अभी तक जितनी भी मिनी मैराथन्स थे, उसी के साथ यहाँ पे जो अब मैराथन्स हो रही हैं, जो इसके बाद हमने मॉड्यूल ABCD, चाहे वो आपकी इंग्लिश में हो, चाहे वो आपकी बाइलिंगुअल में हो, सारी की सारे वीडियोस आपको यहाँ पे एक ही स्पॉट में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बहुत परेशानी होती है बार बार सर्च करने में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में ये वर्चुअल लाइब्रेरी के लिंक है, वहां पे कई मैसेजेस भी आते हैं कि PDF अपलोडेड नहीं है, तो आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे जो लिंक है इसको ओपन करिए, थोड़ी डिटेल्स जानी पड़ेगी और उसके नीचे ही आपको एक लिंक है। जैसे आप वो लिंक पे एंटर करेंगे आपको सारे PDF मिल जाने वाले हैं वहां पे ही। चलिए, तो ये सारी बातें तो हमने कर ली, पर आज जिसके लिए हम मिले हैं वो जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से हम खत्म भी कर लेते हैं। शुरू करेंगे हम लोग मॉड्यूल A के साथ। मॉड्यूल A के साथ BCD ऐसे कंटिन्यूस चलेगा। यहाँ पे मेन आपको याद रखना है, ये सारा आपका पर्टिकुलर एरिया चलने वाला है, और यहाँ पे जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कहीं कुछ इंटरेस्ट है, कहीं कुछ लिमिट है, वो सारी की सारी हमने यहाँ बात कर ली है। आई जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात होती है तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो बिल डेट है जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है, उससे आपको मिलता है +3 डेज ऑफ ग्रेस, +3 डेज ऑफ यहाँ पे ग्रेस मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम क्या करते हैं, जो मैच्योरिटी डेट होती है वो हम एक दिन के पहले की कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बैक ऑफिस के चैप्टर में। यहाँ पे RBI गाइडलाइंस देती है, जो भी रिकंसिलिएशन होता है ना इंटर ब्रांच वाले, तो वहां पे अगर वो अनरिकंसाइल्ड है और हमारा फाइनेंशियल ईयर हमने बंद कर दिया है, और वो ऐसी कोई एंट्री है जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स की एज ऑन 31 मार्च, तो हमने 100% प्रोविजन उसका बनाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो ब्रांच मैनेजर है, ये ब्रांच मैनेजर को कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग IAS के ऑडिट के लिए, जहां पे वो डूज एंड डोंट्स वो हर मंथली बेसिस पे सबमिट करेगा। सारी चीजों को सबमिट करेगा कौन? ब्रांच मैनेजर। जो भी कंप्लायंसेस होते हैं डूज एंड डोंट्स के रिगार्डिंग जो भी हमारे IAS ऑडिट है, वो सारी चीजें मंथली बेसिस में सबमिट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए मेंबरशिप में यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आप लोग को एक पार्टनरशिप पे ध्यान रखना है। बाकी जैसे प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बात आ जाती है पार्टनरशिप की। अब देखिए यहाँ पे जो ये पार्टनरशिप के हिसाब से दिया है, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 बैंकिंग में और अदर्स में जाके 20 है। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन है जब हमको पुराना जो हमारा कंपनीज एक्ट था उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। इसके बाद जो कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 100 भी हो गई थी, बट दोबारा जब इसमें कंपनीज एक्ट में जब अमेंडमेंट रूल आया तो ये लिमिट होके 50 हो गई है। और आपकी बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, आपके मॉड्यूल में ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है, ये पार्ट भी दिया हुआ है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वहां पे कंपनीज एक्ट 2015 के अमेंडमेंट के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको ये 50 बताना है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पूछ ले तो आपको 100 बताना है। वहीं अगर कुछ पुराना रिलेटेड पूछ ले तो आपको ये थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बुक्स में थोड़ी आपको लग सकती है, बिकॉज हर यूनिट्स में जहाँ पे भी पार्टनरशिप कवर है वहां पे अलग अलग ऐसे हमें लिमिट्स दी गई है। चलिए, इसके बाद बात आती है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल प्लस स्टेट, या
कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स में उनका जो होल्डिंग है वो होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 51%, तब जाके हम उससे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद हमको नेक्स्ट एक देखना चाहिए इंपॉर्टेंट, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस व्हाट, मतलब ये आपके रिडेम्पशन वाले शेयर्स हैं। तो यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली कितने टाइम के लिए इशू होंगे, नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स के लिए, बट अगर ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है जो रिडीमेबल है ये इशू हो रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनका टाइम लिमिट 20 ईयर्स से ज्यादा हो सकता है बट 30 ईयर्स से एक्सीडिंग नहीं होगा, कंडीशन के साथ कि यहाँ पे 10% मिनिमम रिडम्पशन होना शुरू हो जाना चाहिए। कब से, 21st वाला जो ईयर आएगा, 20 के बाद जब 20 साल हो जाएंगे, जैसे 21st ईयर आएगा वहां से हर साल मिनिमम 10% रिडम्पशन अपना शुरू हो जाना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट बात आती है आप लोगों के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे। नेक्स्ट बात आती है आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मनी। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों के लिए जो कंपनी अकाउंट्स है वहां से ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये थोड़े ना हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, कई बार सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार अगर आप इसको नजर डाल के चले जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन मनी। अगर मनी जो रिसीव्ड है पूरा कैश में होने वाला है तो उसे विद इन 12 मंथ्स कर देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट में, बट इसी के साथ यहाँ पे कंडीशन दे दी जाती है कि अगर जो इशू है ये अबाउ ₹100 करोड़ है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप उसे विद इन 12 मंथ्स में ही बुलवा लें। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पे ईच कॉल अमाउंट। यहाँ पे जो हर बार सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल देखते हैं, ऑथराइज्ड के बाद यहाँ पे हम इशू करते हैं, इशू के बाद सब्सक्रिप्शन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर उसके बाद कॉल करना शुरू करते हैं। तो ये वो कॉल अमाउंट की बात किया जा रहा है। जो भी कॉल अमाउंट है वो मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ द शेयर्स फेस वैल्यू, करेक्ट। और इसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि अगर ये एक्सीड करता है 25% ऑफ द फेस वैल्यू तो हमें मल्टीपल कॉल करने पड़ते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, वो सारे मल्टीपल कॉल की यहाँ पे बात करी जा रही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जब अंडर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है तो यहाँ पे जो मिनिमम एप्लीकेशन जो रेंज है वो है आप लोगों की ₹100 से लेके ₹1500 तक, सॉरी 1000, जो रेंज है वो है 10,000 से लेके 15,000 तक की। उसके बाद यहाँ पे एक्सीड होता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि इशू होता है ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, जहाँ पे जो कंपनी है जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं, अगर वैसे तो देखिए कोई भी जो शेयर्स है वो आपके डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते हैं, बट हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि जो आपके स्वेट इक्विटी होते हैं वो आपके डिस्काउंट में इशू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी ने कहीं भी डिस्काउंट में इशू किया है तो जो कंपनी है प्लस जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उन्हें पेनल्टी देना पड़ेगा अप टू द लेसर ऑफ, याद रखिएगा, अमाउंट रेज्ड और ₹5 लाख, उसके हिसाब से यहाँ पेनल्टी सबमिट होगी। इसी के साथ जो हमारी कंपनी है बेचारी, उसको पूरे जो मनीज उसने डिस्काउंट में इशू करके लिए वो वापस तो करना पड़ेगा, साथ में उसको 12% एनुअल इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है आपका फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जहां पे आपको एक डेट याद रखनी चाहिए। फोरफीचर ऑफ शेयर्स कब होता है, जब आखिरी बार नोटिस भेजने वाले हैं, वो नोटिस जैसे ही भेजा उसके बाद आपको 14 डेज का टाइम दिया जाता है शेयर होल्डर को कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे कर दीजिए। अगर ये 14 डेज में पे नहीं हुआ तो उसका नाम हम रजिस्टर से काट देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के लिए याद रखिएगा मतलब विद इन 15 डेज फ्रॉम बोर्ड अप्रूवल से वो इशू हो जाने चाहिए। जब भी यहाँ पे बोनस शेयर की बात आएगी, बोर्ड अप्रूवल हुआ, वहां से 15 डेज के अंदर बोनस आपको लोगों को देना पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट होता है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे ये लिमिटेड होना चाहिए टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। याद रखिए इस बार यहाँ से आने के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स, एक बात तो ये रहता है कि जो वोटिंग होते हैं उसे हम नॉन वोटिंग में नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। उसी के बाद ये लिमिटेड होने चाहिए, जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसमें हमारी नॉन वोटिंग केवल और केवल कितने हो सकते हैं, 25% ही हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते। मतलब 22 हो सकते क्या, हाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आती है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर जनरली क्या होता है, 31 मार्च हर साल का।
बट अगर आपकी जो कंपनी है, अगर जो आपकी कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है ऑन और आफ्टर 1st day ऑफ जनवरी, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा वो क्या होगा, 31st, वो होगा आपका 31st day ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर का 31st मार्च होने वाला है। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स, जो कि क्या होते हैं, जो अप टू 12 मंथ्स में होते हैं। वैसे करंट लाइबिलिटीज होती है जो होती है अप टू 12 मंथ्स में। फिर जो शेयर्स होते हैं इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, वहां पे अगर किसी के भी पास होल्डिंग मोर देन 5% है तो हमें उनके बारे में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी उनके डिटेल्स। करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके कंपनी अकाउंट से आ चुका है। यहाँ पे जब P&L की बात आ रही है, देखिए ये वाली तो ना बैलेंस शीट की बात थी, ठीक है, बैलेंस शीट की बात थी, अब आ रहे P&L पे। एनी अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, हमें ये शो करना पड़ जाएगा। इसके बाद आता है आप लोगों के लिए जो सिग्नेचर है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी मैनेजर है या फिर जो प्रिंसिपल है या ऑफिसर, उनका सिग्नेचर, और ये देखिए ये ना हिंदी वाला और है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और है हिंदी वाला, मैनेजर और प्रिंसिपल, इन दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे और मतलब प्लस एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। बट अगर लेस देन 3 डायरेक्टर्स है तो जितने डायरेक्टर्स है उन सबका यहाँ पे फिर हमें सिग्नेचर चाहिए रहेगा। चलिए, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट आता है लिमिट हमारा SLR का। यहाँ पे जो SLR है वहां पे जो मिनिमम रेशियो है करंट इज टू परमानेंट, वो होता है 75:25, ध्यान रखिएगा, 75:25, करंट इज टू परमानेंट। नेक्स्ट आता है जो बैंकिंग कंपनी, अगर उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा 20% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट टू उनके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जिसको हम ATM कहते हैं, ये कैसे वर्क करती है, 24/7/365 डेज। नेक्स्ट आता है जो भी यूजर्स है वो चेंज करने चाहिए उनको पासवर्ड, याद रखिएगा एटलीस्ट वंस इन 30 डेज। ये आप लोगों के लिए जो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली जो चीज है ये वहां से वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप लोग CSR कहते हैं, यहाँ पे होता है जो करंट ईयर में अगर आपको CSR के लिमिट में आप हैं तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2% देना पड़ेगा, और ये 2% एवरेज नेट प्रॉफिट होता है किसका, लास्ट 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, 2% देंगे, पर किसका, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आप उसका एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% देने वाले हैं। एटलीस्ट कम से कम 2% तो आपको देना है, 4 दीजिए, 10 दीजिए, 15 दीजिए, 14, 15, जितना देना है वो कंपनी पे खुद पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है TCS अंडर इनकम टैक्स। TCS अंडर इनकम टैक्स में बताया जाता है फॉर्म 27 EQ कलेक्टर सबमिट्स क्वार्टरली, यहाँ पे रिटर्न सबमिट करना पड़ता है सेलर को, गवर्नमेंट को, तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। उसी के साथ यहाँ पे फॉर्म कौन सा यूज करेगा, 27 EQ। यहीं पे एक TCS सर्टिफिकेट की बात आ जाती है, ये भी आपका इनकम टैक्स में ही बात आ रही है। यहाँ पे जो ये सेलर है वो अपने बायर को TCS सर्टिफिकेट देता है अंडर फॉर्म 27D। नेक्स्ट है TCS का इंटरेस्ट, अगर ये नॉट बिफोर और ऑन ड्यू डेट नहीं क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है तो देना पड़ जाएगा 1% पर मंथ, 1% पर मंथ में। इसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 206 CCA नॉन फाइलर्स, ये नॉन फाइलर्स में लग जाता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसने 2 साल तक यहाँ पे अपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो। इसी के साथ जो TCS है अंडर GST रेट, यहाँ पे याद रखिएगा जो GST रेट है अंडर TCS वो है 0.5 इन CGST, 0.5 इन SGST। अब रिटर्न फाइलिंग जो है वो कैसी होगी, यहाँ पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फिर आती है बात TDS की, यहाँ पे जो TDS अंडर GST वो होता है 2.5 लाख से ऊपर। ये किनके बीच में होता है ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट और वेंडर में। वेंडर है सर्विस प्रोवाइड करेगा और वो पेमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, और यहाँ पे जैसे ही वो मोर देन 2,50,000 होगा तो उसमें TDS की बात आ जाती है, और यहाँ पे रेट हो जाता है 2% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से, जिन्हें हम NPA कहते हैं। NPA मतलब वो जो हमारे मोर देन 90 डेज जिनसे हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे उनकी कैटेगरीज बन जाती है, ठीक है। तो अगर वो 90 डेज तक है तो उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं,
अगर वो जैसे ही मोर देन 90 डेज हो जाए पर अप टू और इक्वल टू 12 मंथ्स है तो उसे हम क्या बोलते थे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसमें हमें 15% का प्रोविजन बनाना पड़ता है सिक्योर्ड में। उसी के बाद वो डाउटफुल एसेट्स हो जाते हैं अगर वो मोर देन 12 मंथ्स हो जाते हैं। तो अगर वो अप टू 1 ईयर है तो 25% का यहाँ पे बन जाएगा प्रोविजन, 1 से 3 साल तक है तो 40%, और मोर देन 3 ईयर्स है तो क्या होगा 100%। वहीं पे अगर कोई लॉस एसेट्स में आ गए जो नॉन रिकवरेबल है तो उनके लिए हमें 100% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग का फिर वहाँ बनाना पड़ जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और कोशिश करिए हमने कि ये 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। देखिए मैंने तो स्लो बोला था कि आपको चीज़ें याद आ जाए। अब इसके आगे पीछे की थ्योरी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो यही ऐसे वर्ड्स है, यही ऐसे लिमिट्स है जहाँ हमें कन्फ्यूजन होते हैं। आई होप अब आपको जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले होंगे तो आप ये टॉपिक के क्वेश्चंस आता हो यहाँ पे आप सही से मार्क करके आ सकते हो और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और हमारी यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अगर आप इंग्लिश कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली हमने JIB CIB इंग्लिश मीडियम लॉन्च कर दिया है। आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी जो अपडेट्स आती हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।